अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, भारत में जो एक कोशिश पिछले 2 साल से की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की कोशिशों से, और इसमें भारत में मौजूद कुछ कम्युनल लिखारियों और लीडरों की तरफ से जो चीज़ें की जा रही हैं, वो मामला बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर हिंदू अपने राइट्स के लिए खड़ा हुआ है तो इसको मजबूर तुम लोगों की बदमाशियों ने किया है। तुम लोग दे मार 4.5 बदमाशियाँ 47 से अब तक करते आए हो, तो आज मजबूर हो गया है वो सनातनी पीसफुल भी खड़ा हो गया अपने राइट्स के लिए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप देखें, ये नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि ग्रोथ इज़ पेनफुल, चेंज इज़ पेनफुल, but nothing is as painful as staying stuck where you do not belong। यानी मुसलमानों को ख़ास तौर पे ये चीज़ समझनी होगी कि रिफॉर्म इज़ नेसेसरी, तब्दीली आती है, और जो जिससे तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है सऊदी अरब, उसके साथ चिपके रहने से मामला ठीक नहीं होगा। अगर उसके साथ चिपकना है तो जिस तरह वो तब्दील हो रहे हैं तुम भी तब्दील हो। वो अपनी स्कूलों में कॉलेजों में रामायण पढ़ा रहे हैं, वो अपने मुल्क में मंदिर बना रहे हैं, वो अपने मुल्क से बुरके ख़त्म कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में तबलीग पे पाबंदी हटा रहे हैं, तब पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब हर लिहाज से वो रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, वो हदीसों को ख़त्म कर रहे हैं। तुम लोगों को और घुसे जा रहे हो, तो तुमको चेंज होना पड़ेगा ऐसे ही जैसे ये चेंज हुई है। अब आप देखें, ये लड़की है अफशां आशिक, ये कश्मीर में पथराव करती थी, पत्थरबाजी करती थी कश्मीर में। इसने अपने आप को तब्दील किया, और ये भारत में अपॉर्चुनिटी है हर शरीफ इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। आज ये लड़की ने अपने आप को रिफॉर्म किया, कैप्टन है कश्मीर वीमेन फुटबॉल टीम की, और ये कहती है कि माई लाइफ हैज़ चेंज्ड फॉर एवर। I want to be an achiever and do something to make the state and the nation proud। ये पत्थरबाजी वाली चेंज हुई है, कश्मीर में बहुत तब्दीली आई है। आज से 10 साल पहले के कश्मीर में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आर्टिकल 370 के बाद तो कश्मीरी यूथ है ना, पूरा मेन स्ट्रीम की तरफ आया है। इससे पहले कश्मीरी यूथ पत्थरबाजी और टेररिज्म की तरफ जा रहा था। तो तब्दीली लाजमी है, और इसमें मैं आपको फिर बताऊं कि देखें, मैं आपको जो जहर उगलने वाली आवाज़ें हैं, राना अय्यूब और अरफा खानम शेरवानी आज के लीड पे हैं, इनका अपना कैरेक्टर देख लें। ये हवाई अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस है, छोटा सा जजीरा है होनोलुलु हवाई का, वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग वेकेशन पे जाते हैं। ये वहाँ पे वेकेशन पे गई है। इसकी ड्रेसिंग, मुझे इसकी ड्रेसिंग पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसकी मुनाफ़कत पे एतराज़ है कि बुर्का और हिजाब को सपोर्ट करने वाली आम मुसलमानों को कहती है मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, और ख़ुद इनका लाइफ स्टाइल देख लें, राना अय्यूब को देख लें। तो ये मुनाफ़कत पे हमें एतराज़ है। तुम नंगे घूमो, तुम जो करो, हमें इस पर कोई मसला नहीं। लेकिन लेफ़्ट का सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रिक्ट है कि राना अय्यूब ने एक ट्वीट की कि जिसमें इसने कहा कि इसमें इसने कहा कि काओ विजिलेंस टेररिस्ट ब्रैकेट में एब्डक्ट 3 मुस्लिम मैन इन हरियाणा, कि हरियाणा में 3 मुसलमान आदमियों को काओ विजिलेंट टेररिस्ट यानी हिंदू टेररिस्ट ने उठाया, और पुलिस ने विक्टिम्स को ही पकड़ लिया। तो मैंने उस पर ट्वीट की कि गैस वॉट, कि काओ विजिलेंट जो हैं वो राना अय्यूब के लिए टेररिस्ट हैं, बुरहानुद्दीन वानी और उसामा बिन लादेन फरिश्ते हैं। क्या आपको कोई शक है कि वो किसका माउथ पीस है? विदेशी एजेंट। तो मुझे फेसबुक ने 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, 60 दिन 2 महीने के लिए मैं लाइव नहीं जा सकता,
मैं ग्रुप में पोस्टिंग नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खुद वो टेररिस्ट कह रही है हिंदुओं को। मैं चैलेंज करता हूँ राना अय्यूब, अरफा खानम, अवैसी के पिछले 50 साल में मुझे कोई एक वाकया दिखा दो, बल्कि आप तो पूरी हिस्ट्री में मुझे कोई एक वाकया दिखा दो जिसमें कोई सुसाइड बॉम्बर हिंदू हो। मैं आपको 100 निकाल कर दिखा सकता हूं कि मुस्लिम सुसाइड बॉम्बर। मुझे कोई बड़ा आतंक का वाकया हिस्ट्री में उठाकर दिखा दें जो हिंदुओं ने किया हो। मैं आपको पिछले 50 साल में 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा वाकयात दिखा सकता हूं जो मुसलमानों ने टेररिज्म के वाकयात किए। सिर्फ पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा वाकयात किए हैं, भारत में 100 से ज़्यादा वाकयात हुए हैं। ये सरकार जो है 7-8 साल की, ये पीसफुल सरकार रही है, इसमें भी पुलवामा, उड़ी और पता नहीं क्या क्या होता रहा है। रोज़ कश्मीर में हो रहा है, रोज़ पंजाब में हो रहा है, सब मुसलमान कर रहा है, लेकिन ये टेररिस्ट बना के पेश कर रही हैं हिंदुओं को। किसको खुश कर रही हैं? अजीज दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से मामला चल रहे हैं। साथ में मथुरा में शाही ईदगाह, जो कि कृष्ण स्थान है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसके ऊपर एक मस्जिद नाजायज़ बनाई गई है। उसको ये लोग कह रहे हैं कि वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इसका ताल्लुक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं है, इसमें कोई अप्लीकेबल नहीं है। मथुरा एक मंदिर की जगह पे नज़र आ रहा है, उसको हम ज़रूर सुनेंगे और उसकी इंस्पेक्शन की बात करेंगे। और वीडियोग्राफी का ऐलान किया गया है शाही ईदगाह मस्जिद के ऊपर। मुसलमानों को एतराज़ है कि हमारे खिलाफ काम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ नहीं हो रहा, आपके गलत कार्यों को आज करेक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है। देखें, एनिमी प्रॉपर्टी, यानी जब पाकिस्तान इंडिया बने थे तो जो प्रॉपर्टी मुसलमान यहाँ से छोड़ के गए थे, वो प्रॉपर्टी उन हिंदुओं को देनी थी जो पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे, और यहाँ से जो मुसलमान गए थे इनको वो प्रॉपर्टी वहाँ मिलनी थी जो हिंदुओं ने छोड़ी थी। लेकिन यहाँ पे सियाणपत्तियाँ इन लोगों ने बहुत की। 1982 एक पाकिस्तानी नेशनल आबिद रहमान ने अपनी प्रॉपर्टी बेची मुख्तार बाबा को। मुख्तार बाबा एक साइकिल रिपेयर शॉप का मालिक, प्रॉपर्टियां खरीदता है। किससे? आबिद रहमान से, जो कि 1962 में पाकिस्तान चला गया था, उसकी फैमिली भी पाकिस्तान में थी। वो इंडिया में आके प्रॉपर्टियां बेचता है। अब कोर्ट में इस सारी चीज़ों की सुनवाई हो रही है, तो ये गलत काम हुए हैं ना, उनको आज करेक्शन किया जा रहा है। इसी तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक गलत कानून लाया गया ज़बरदस्ती जान छुड़ाने के लिए कि हिंदू रोज़ कोर्टों में जा रहे हैं, तो लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ ना। आज वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुश्किल में है और उसको ख़त्म करना होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वक्फ बोर्ड कमेटी को कि सारी प्रॉपर्टियां जितनी तुम्हारी हैं वो पेपर लेके आओ, कागज़ दिखाने पड़ेंगे। अब ईच प्रॉपर्टी जो तुम लोग क्लेम करते हो कि वक्फ बोर्ड की है, उसके पेपर ला के दिखाओ। रेलवे और आर्मी के बाद तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ बोर्ड। ये दुनिया में किसी भी सेक्युलर देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में वो सरकारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड अफेयर्स एंड औकाफ। औकाफ वक्फ को का प्लूरल है, तो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री है। मुस्लिम कंट्रीज़ में ये गवर्नमेंट की होती है प्रॉपर्टी, औकाफ की या वक्फ की। दुनिया में कोई एक सेक्युलर देश दिखा दें जिसमें मुसलमानों का अलग एक वक्फ बोर्ड हो जो कि प्रॉपर्टी ओनर हो। इंग्लैंड में जितनी मस्जिदें हैं वो प्राइवेट हैं। एक आदमी है, मुसलमान है, इसने यहाँ आके गलत काम किए, स्मगलिंग की, फ्रॉड किए, स्कैम किए, टैक्स चोरी की,
और इसके बाद जब मिलियनर हो गया तो अब इसको जन्नत की ज़रूरत पड़ी। कब है यार जन्नत? तो उसने कहा मैं नौजुबिल्ला अल्लाह को बेवकूफ़ बनाऊँ, तो इसने कहा मैं मस्जिद बनाऊँगा। वो क्या करते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं और उस प्लॉट के ऊपर फिर चंदा जमा करके मस्जिदें बनाते हैं। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है हर आदमी की, कोई वक्फ बोर्ड नहीं होता। भारत का सेक्युलरिज्म मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक बड़ा ही ढकोसला किस्म का सेक्युलरिज्म है। और इसमें यह है कि और अवैसी जैसे लोग जो कि फ़ख्र से कह रहा है कि खाना काबा में मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद ने 360 बुत तोड़े थे। सुनिए, और हम को मजबूर ना करो कि हम भारत में भी यही करें, हम उसी की औलाद हैं। सुनिए, फिर मैं आता हूं। याद रखो, वो अल्लाह के घर की मुबारक सरजमीन को याद रखो। 300 थे वहां पर, हमने सबको निकाल कर पाक किया। और कैसे कहा मेरे आका ने कि खुल जाहला व ज़हाकुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बातिल आया मिटने के लिए। याद रखो नौजवानों, ये मिटने के लिए आए हैं, याद रखो। ज़रूरी है कि अब हिंदुओं को भी हिंदू बनना होगा जो सेक्युलर बनते हैं। अब आप ये देखें, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कीपिंग रेजिस्टेंस अलाइव, मॉडरेटर अंजलि भारद्वाज, स्पीकर्स आकर पटेल, अरफा खानम शेरवानी, अपूर्वानंद, गौहर रजा, मृदुल्ला मुखर्जी, प्रशांत भूषण, सैयदा हमीद। 3, 3, 6, 2, 8, 8 में से 5 हिंदी हैं। अरफा खानम है, इसका मतलब आप समझ जाएं कि उस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। ये मामलात ऐसे हैं कि आपको समझना होगा। अब जैसे इन्होंने आजकल चलाया हुआ है कि वो बीजेपी के एक हिंदू कार्यकर्ता को मुसलमान होने के शक पे वो किया गया, और आजकल ट्रेंड चलाया हुआ है कि इफ़ योर नेम इज़ मोहम्मद, इज़ योर नेम मोहम्मद। और फिर ये अरफा खानम और राना आयूब पूरी दुनिया में फैला रही हैं कि मोहम्मद नाम होने पे भारत में मार दिया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं 1 महीना भारत में रहा हूँ। मुझे पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, मुझे हिंदुओं ने बहुत प्यार किया, बहुत मान सम्मान दिया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है और मुझे हिंदुओं ने कहीं किसी ने तकलीफ नहीं दी, उल्टा मान सम्मान के साथ रखा। तो मोहम्मद नाम होने का मतलब ये नहीं कि आपकी जान भारत में खतरे में है। मैं अगेन पूछ रहा हूँ राना से, अरफा से, कि मुझे आप पिछले 50 सालों में 5 मुसलमान बता दें जिनको हिंदुओं ने धर्म के आधार पर मारा हो। मैं आपको लव जिहाद और धर्म के आधार पर मुसलमानों के कत्ल के 50 वाक़यात तो कम से कम निकाल के दिखा सकता हूँ। फिर आप कहती हो कि है प्रियंका चोपड़ा, yet heard about Hindutva terrorists making open threats to abduct and rape Muslim women? हिंदुत्व टेररिस्ट, एक तो मुझे कोई टेररिस्ट हिस्ट्री में से निकाल कर दिखा दो जिसने मुसलमानों को मारा हो यार, कोई टेररिज्म का एक्ट किया हो, कोई सुसाइड बॉम्बिंग की हो, कहीं बम प्लांट किया हो। मैं आपको सैकड़ों मुसलमानों के ऐसे वाक़यात दिखा सकता हूँ। कभी आपने सुना है कि इसने किसी मुसलमान के बारे में टेररिस्ट लिखा हो? चाहे वो उसामा बिन लादेन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट हो, इसको भी इन्होंने टेररिस्ट नहीं कहा। ये है इनकी औकात। इनको जवाब दिया है मोहनदास पाई ने कि तुम्हारा इडियट स्टेटमेंट है, खाली ढोल बजाती हो तुम, विक्टिमहुड के नारे लगाती हो। इंडिया में 200 मिलियन मुसलमान स्पेशल राइट्स के साथ रह रहे हैं, स्पेशल फंडिंग होती है, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं। इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मेजॉरिटी सफ़र करती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ। अगर ज़्यादा मसला है तो इतनी देर क्यों कर रही हो, जाओ निकल लो। तो फिर तुम मजबूर करती हो आम मुसलमान, आम हिंदुओं को ये कहने पे कि निकल लो यहाँ से। अजीज़ दोस्तों,
ये मुसलमान खातून हैं, इनको इनकी पार्टी ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि ये हिंदुओं को और मुसलमानों की दोनों की बराबरी की बात करती हैं, करेक्शन की बात करती हैं, इसलिए इनकी पार्टी ने इनको सजा मीडिया के माध्यम से जरा। मुझे पता चला कि मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि पार्टी आपको आपकी अनुशासनहीनता को देखते हुए पद मुक्त करती है। यानी कि पार्टी ने मुझे मेरी अनुशासनहीनता के लिए पद मुक्त किया है। समझने की बात इसमें यह है कि राष्ट्र हित की बात करना, सभी समुदायों की बात करना, पूरे देश की बात करना, सच और इंसाफ की बात करना, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की बात करना, उनके धर्म का सम्मान करना, उनकी धार्मिक भावनाओं की, उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस देश की बात करना, अब क्या ये अनुशासनहीनता कब से होने लगा? मुझे बड़ी हैरानी है, मुझे बड़ी हैरानी है इस बात कर की कि उन्होंने मुझे पदमुक्त सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने अनुशासनहीनता की है। तो ऐसी अनुशासनहीनता तो मैं बार बार करना चाहूंगी। तो जाहिर सी बात है, मैं समाजवादी पार्टी में रहने का फिर मेरा कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी मुझे रखेगी ही नहीं। आज पद से निकाला है, कल मुझे पार्टी से निकालेगी। तो ऐसी पार्टी में तो मैं खुद नहीं रहना चाहती, जहां मैं सच नहीं बोल सकती, जहां मैं अपने हिंदू भाइयों की बात नहीं कर सकती, जहां मैं इस देश की बात नहीं कर सकती, जहां मैं राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकती। पहले मैंने जो भी कुछ इस पार्टी में रहते हुए तुष्टीकरण की राजनीति की, सिर्फ एक तरफा एक वर्ग विशेष की राजनीति की। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान हुआ, जब मुझे मेरे जमीर ने, मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा और मुझे लगा कि जिस देश में मैं रहती हूँ मुझे उस देश की बात करनी चाहिए, जिस देश का मैंने नमक खाया है, मुझे किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने पूरे देश के अपने सभी भाइयों की बात करनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पार्टी से पद मुक्त कर दिया गया। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पार्टी के अंदर पार्टी की अपनी बहू का सम्मान न हो सका, अपर्णा यादव का सम्मान न हो सका, वो पार्टी मेरा क्या सम्मान करेगी? तो ऐसी पार्टी को, ऐसी उन्होंने मुझे पद मुक्त किया है, लेकिन मैं ऐसी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और अपना हर ताल्लुक तोड़ती हूँ, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ। मैं ऐसी पार्टी में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगी। मुझे कभी कुर्सी का लालच न था, न है, न मुझे पद का लालच था, न है। मैं तो हमेशा से एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक लेखिका की हैसियत से, एक कवित्री की हैसियत से भी मैं हमेशा अच्छा काम करती रही हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि समाजवादी पार्टी में रहकर मैं अपने दिल की बात नहीं कर पाती थी, मैं अपनी आत्मा की बात नहीं कर पाती थी और मैं राष्ट्रहित की बात नहीं कर पाती थी। इसका मुझे बहुत समय से अफसोस हो रहा था। लेकिन जब मैंने पार्टी के पदों का लालच न करते हुए अपने दिल की बात मानते हुए सच बोला तो मुझे उसकी सजा मिल गई। ये देख रहे हैं ना, ये मेरे भारत में हो रहा है। कहते हैं कि हम पागल हैं कि शिवलिंग को हम हौज में छुपा के रखेंगे। ये तुम लोगों की मेंटेलिटी है। मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर, शायद जामा मस्जिद दिल्ली की बात हो रही है कि जब मैं पहले मुस्लिम हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ता था तो उसमें हमें फ़ख्र से बताया जाता था कि पता नहीं कौन से मुसलमान बादशाह ने मंदिर तोड़ के उसकी मूर्तियां जो थीं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रखी ताकि हर आदमी उसके ऊपर पांव रख के मस्जिद में जाए। ये मेंटेलिटी थी और इसको साबित करती है ये कृत्रिमुख यानी मूर्ति जानबूझ के सीढ़ी के अंदर दबाई गई थी इस मस्जिद में ताकि मूर्तियों की बेअदबी कर सकें। ये इनका माइंडसेट है। साफ सुप्रीम कोर्ट कहती है, एडवोकेट अजय मिश्रा ने साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भगवान की मूर्तियां सिंदूरी, शेषनाग और ऐसा स्ट्रक्चर ज्ञानवापी मंदिर से निकला है। अजीज दोस्तों, दो तीन और छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूं। यूपी में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि नए मदरसों को अब कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो जिस पे मौलाना कासमी है, कारी इसहाक गोरा, पैट्रन ऑफ जमीयत दावत अल मुस्लिमीन, ने बीजेपी से पूछा है कि क्यों आपने ये बंद कर दिया। योगी सरकार ने कोई रीज़न नहीं बताया। इन्होंने कहा नहीं, अब नए मदरसों को वो नहीं मिलेगी।
तो वो पूछ रहा है मौलाना असद कासमी, जो देवबंद का मौलवी है, कि भाई क्या मतलब है आपका, आप फंडिंग नहीं करेंगे, यानी अभी भी मदरसे फंडिंग पे चलते हैं हिंदुओं के टैक्स पेयर्स के पैसे पे। ये आई ओपनिंग है कि बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों के मदरसे मस्जिदों को सारी फंडिंग हिंदू टैक्स पेयर के पैसे पे जाती है, क्योंकि 90% तो नॉन मुस्लिम रहते हैं इंडिया में, और मुसलमान जो हैं वो भी 10-12%, वो भी कौन से टैक्स पेयर हैं, मुफ्तखोर हैं साले। तो सारा टैक्स तो हिंदुओं का है, तो उस पर मस्जिदें और मदरसे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में 75% मुसलमान हैं ना, वो स्कूल में पढ़ते हैं और 25% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मेरा सवाल यह है कि मदरसे में पढ़ा के आप उन बच्चों को क्या बनाएंगे, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट? अपने बाकी नॉन मुस्लिम हिंदुस्तानियों से नफरत क्यों 25% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं? 100% बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? कितने % हिंदू बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं? मदरसे की एजुकेशन पे मैं डिटेल में बता चुका हूं कि आपको सिवाय नफरत के कुछ सिखाया नहीं जाता। अब्दुल्ला के बारे में चलते चलते एक और बात बता दूं कि ये फारूक अब्दुल्ला की किताब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगान जब रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो मेरे एंसेस्टर, मेरे पुरखों ने इस्लाम कबूल किया, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे, अब्दुल्लाहों के पुरखों के लोग। तो जब अफगानियों ने कब्जा किया था, अब्दालियों ने और नादिर शाह दुर्रानी ने कश्मीर पे, तो वहाँ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रखा था। हम पश्मीना कश्मीरी शाल बनाने के तिजारत करते थे, ये हुए अवैसी हुए, ये सब बदबख्त अपने पुरखों के धर्म की बेइज्जतियां करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी मिलता है तो डूब मरना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में औरंगजेब का और जितने भी मुस्लिम टेररिस्ट इन्वेडर्स आए थे, उनका चिट्ठा खुल रहा है और उनकी दलाली करने वाले भी नंगे होते जा रहे हैं। आम हिंदुस्तानी को पता चल रहा है। ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि ये रशीद कुरैशी है, न्यू दिल्ली में रहता है। ये इसका फेसबुक का वो है, आप लोग चाहें तो इसकी खबर ले सकते हैं। इसने मुझे ये मैसेज भेजा है, मैं पढ़ भी नहीं सकता, गंदी गंदी ज़बान मेरी बेटी के बारे में। ये न्यू दिल्ली में है, ये इसका फेसबुक स्टेटस है। आप लोग चाहें तो FIR भी कटवा सकते हैं। आपके भतीजी या भांजी है मेरी बेटी, ये इस किस्म की बातें कर रहा है, और कुछ नहीं तो फेसबुक पे तो आप लोग इसको जवाब दे सकते हो। रशीद कुरैशी ये है मुसलमान। मैंने आज तक अवैसी की बेटी के बारे में कोई बात की? मैंने अरफा खानम के बारे में कोई इस तरह की बातें की? राना के बारे में की, जो कि बदबूदार जहरीली नागने हैं, जिनका काम सिर्फ डसना है। फिर भी मैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात करता हूँ, उनकी मुनाफकत को मैंने कभी ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए इनके लिए? तो आप लोग चाहें तो खबर लीजिएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। बरखा दत्त अगेन एक ऐसे सिक्युलर हिंदू हैं जिनको ठीक होना ज़रूरी है, जिनका उनको मेरे भाई, मेरे मित्र विवेक अग्निहोत्री जी ने ये फॉलोइंग वीडियो है जो दिखाई है। मेरी एक पिछली वीडियो थी जिसमें मुझे 3 वीडियो काटनी पड़ी। यूट्यूब ने मेरी वो वीडियो बैन कर दी और मुझे वार्निंग भेजी कि आप इस तरह का मटेरियल ना लगाएं। तो मुझे फिर वो वीडियो डिलीट करके उसमें वापस एडिटिंग करके 3 वीडियो निकालनी पड़ी। तो ये वीडियो विवेक जी की मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इस टाइप की वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर करूँ ताकि वो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है इन सेलिब्रिटीज़ की तरफ से वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचा सकूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।
Hi Barkadat, you have been writing columns which basically exaggerate India's fault lines like any other NGO and missionaries whose sole objective is to show India in bad light. You have been writing these columns in Washington Post, you have been doing videos which generally do not present India in its true light. I have no problems. It's your column, it's your video, it's your right to have free speech. You can say anything you feel like. I can criticize, I can give you my feedback, but I have no complaints. The reason I am doing this video is because in your recent video column, you have taken my name. Your other great hero appears to be Vivek Agnihotri, the filmmaker who gave us his curious phrase, urban Naxals, basically gobbledygook for all those you guys disagree with, the man who calls all of us anti-nationals. Barka, I have a question for you. If according to you, urban Naxals do not exist, and it's just my imagination, why are you so rattled? And if I'm lying, as a journalist, don't you think it's your duty to do good research, good investigation, and expose me? And expose all those people who are coming out with these theories of urban Naxals, people like the NSA, Mr. Ajit Doval, all the think tanks which are working on counter-terrorism. Why don't you do that? A 4-month-old child was killed in front of his parents, and then his intestines were open, and then he was buried in front of them. Naxals did it. Why don't you report that? Why don't you go to Bastar and report that how innocent Adivasis are being killed? Have you ever tried to investigate what is the role of all these professors, intellectuals, journalists? You know why? Because you are not a journalist anymore. You are using your profession just to play a victim card. And you have blamed me for something which is your failure. You failed to expose India's enemies, which are urban Naxals. As a journalist, it should have been your duty, your job. And when journalists like you failed to expose urban Naxals, who are the enemies of India, that's when 10 years ago I decided to take this job onto myself. And I have successfully done that. I have not just made a film to expose how dangerous they are. I have also written a book on that. I have written various columns, and I constantly, in a very focused, systematic and scientific manner, I keep exposing them day and night. I don't want India to be damaged, India's success story to be derailed by the enemies of India and foreign agencies with vested interest. These Naxals are sponsored, funded, trained by terrorist organizations. But I find you always defending these people. I want to ask you why. What is your motive? What is your agenda? Why are you doing this fake narrative, false propaganda that anybody who's against Modi's government is called urban Naxal? That's not true. I have not even once called anybody urban Naxal. You need more explaining than anybody else does. You need explaining why you see only negativity in this country and you never ever see anything good. Why is it that you are always against Hindus? What is your agenda? You are a journalist. You're not supposed to have agendas. You're not supposed to be biased. You're not supposed to be prejudiced. For people like us, it's fine. Not for you. You are the watchdog. You are the fourth pillar of this democracy. The reason you are so rattled today is because the ideas, the investigation, the journalism, the truth which should have come from you is coming from ordinary people, and you cannot take that. That has hurt your ego, and that's why you are into blame game. There's no point blaming me. If you think urban Naxals do not exist, please expose me. Otherwise, if you think we need a debate, I invite you to any place of your choice, any city, anywhere. You tell me why urban Naxals do not exist, and I'll tell you why they exist. We'll record it on a video and present it to the world, and then let the world decide what is right and what is wrong. You have spoken about Abhijit Iyer Mitra, so let me tell you one thing. I don't have to prove it to you. How do you know what I am doing for him? Have you done any research? Did you call me to ask Vivek, what are you doing to save your friend? You didn't do that. You assumed that we are not doing anything because people like you do not do anything for your friends. And unlike you, I act, not just blabber on TV. I have few tips for you. I think you should stop acting and do more journalism. Because I saw in this video you were overacting. In fact, you were hamming. And as a film director, you can call me anything, but you cannot
take away my judgment on bad acting, and you were doing very, very bad acting. It was hamming. This kind of bad acting is done when a star is actually aging and is trying to compete with a lot of young people without any real charisma left with him. So stop that. Second thing is, focus on journalism. Believe in yourself again and believe less in gossips. Stop playing victim card. Stop blaming others. And very sincere advice, if you hit somebody below the belt, like you did in certain case with me, then be prepared that karma always comes back. Become a good journalist. Be I am Buddha.